नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का थर्ड बैंगर एपिसोड आ चुका है जिसका टाइटल है द स्क्वायर, क्योंकि इस एपिसोड में स्क्वायर की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, काफी सारे सीक्रेट्स भी रिवील हुए हैं, काफी सारी हिडन डिटेल्स भी हैं जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एपिसोड की स्टार्टिंग में डंक सोता हुआ दिखाया गया है और एग जाग रहा है और घूर रहा है डंक को। अगर पिछले एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट को समझे तो टूर्नी देखकर एग परेशान है कि आखिर वो कैसे डंक की हेल्प कर पाएगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखो, डंक बेफिक्र होकर सो रहा है और एग एज यूजुअल दिमाग लगा रहा है अपना, कॉन्स्टेंटली चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है जैसा वो हमेशा करता है। नंबर 2, एक छोटी सी डिटेल है यहाँ पे कि एग अपने लिप्स से एक साउंड निकालता है। अब अगर किसी को ना पता चला हो तो बता दो कि भाई वो साउंड थंडर हॉर्स की थी। एडिट इस तरीके से किया गया है कि ऐसा लगे एग ने वो साउंड निकाला है। फर्स्ट टाइम में मैं तो खुद ही कंफ्यूज था कि एग बड़ा सही वॉइस एक्टर है यार। नंबर 3, जब एग डंक की हॉर्स को वुड्स में ले जाता है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, यहाँ बहुत ही सटल डिटेल्स हैं। वो ये लाइन कहता है जो स्क्रीन पर लिखी आ रही है। अब वो यहाँ पर कहता है माई फादर टोल्ड मी, ऐसा एग कहता है हॉर्स से। अब यहाँ पॉइंट ये है कि एग सबसे छुपा रहा है कि वो एक टारगेरियन है, इवन डंक से भी। अब यहाँ तो उसने कह दिया हॉर्स से कि मेरे पापा क्या कहते थे, लेकिन एपिसोड में आगे चलकर जब डंक उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पापा को जानते थे, तो वो साफ झूठ ही बोल देता है, मना कर देता है। अगर किसी ने बुक्स ना पढ़ी हो और सिर्फ इस बात पे ही ध्यान दिया हो तो उसको भी समझ आ गया होगा कि एग कितना झूठ बोलता है डंक से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। नंबर 4, वुड्स में एग थंडर को कमांड देता है लेकिन हॉर्स कोऑपरेट नहीं करता। फ्रस्ट्रेटेड एग एक लाइन बोलता है, अ हॉर्स डजंट वांट टू बी ऑर्डर्ड अबाउट एनी मोर देन अ मैन डज। फर्स्ट लेयर पे ये हॉर्स के बारे में है, लेकिन अगर डीपर मीनिंग समझे तो ये एक अपने बारे में ही बोल रहा है। उसके फादर प्रिंस मिका स्ट्रिक्ट है और काफी डोमिनेटिंग है, वो उसको ऑर्डर्स देते हैं, इमोशंस नहीं समझते। एग खुद को उस हॉर्स में देख रहा है जो जिद कर रहा है अथॉरिटी के अगेंस्ट। नंबर 5, अचानक से वहां पर सर रॉबिन राइजलिंग आते हैं, एक आई पैच पहने हुए। वो ऑलमोस्ट घोस्टली लग रहा होता है। वो अक्यूज करता है एग को कि उसने चोरी करी है। अब यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मिडिवल जस्टिस ना बहुत ब्रूटल है। एक कॉमनर अगर नाइट की प्रॉपर्टी के साथ पकड़ा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हैंग कर दिया जाएगा, लेकिन एग पैनिक नहीं करता, वो विट यूज करता है। जब राइजलिंग उसकी हाइट का मजाक उड़ाते हैं तो वो कहता है, आई सर्व सर डंकन द टॉल, ही इज लार्ज इनफ फॉर द बोथ ऑफ अस। ये लाइन डिफेंसिव नहीं है, ये बहुत ही क्लेवर डिफ्लेक्शन है। एग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, अपनी स्मॉलनेस को वेपन बना रहा है। नंबर 6, अब एक विजुअल डिटेल नोटिस करना, राइजलिंग के आर्मर पे उसका सिजिल विजिबल है, अ डोर ऑफ ओक सराउंडेड बाय स्टील ऑन ब्लैक फील्ड। ये हाउस राइजलिंग का हेरल्डरी है और इसको बुक्स में ना बेयरली ही मेंशन किया गया है। शो ने इसको कैनोनाइज कर दिया। ये अटेंशन टू डिटेल दिखाता है कि क्रिएटर्स माइनर हाउसेस को भी सीरियसली ले रहे हैं। नंबर 7, अब एक बहुत इंटीमेट सीन है। डंक एग को सिखाता है कि पैच कैसे लगाएं अपने ट्यूनिक पे। दोनों बैठकर स्विंग कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनली बड़ा ही फेमिनाइन काम है इस सेटिंग में, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं उन लोगों को आता है जो लोग उतने प्रिविलेज नहीं है, जो टारगेरियंस है या किसी रिच हाउस से नहीं है, उनको ये सब कुछ काम आता है क्योंकि उनको ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। और एग को ये नहीं आता क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे नेसेसिटी है। डंक और एग दोनों आउटसाइडर्स हैं और यहाँ कोई नहीं है जो उनकी हेल्प करेगा, यह करेगी। नंबर 8, इसके बाद एग एक सॉन्ग या कह लो कि एक पोएम गा रहा होता है जिसके लिरिक्स से साफ साफ पता चलता है कि वो ब्लैक फायर रेबेलियन की बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड की बात कर रहा है। इस बैटल को बैटल ऑफ रेड ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन ग्रास वाली बैटल फील्ड में जब 10,000 सोल्जर्स को मारा था तो वो रेड हो गई थी। इसके अलावा वैसे तो एग ने पूरा ब्लैक फायर रेबेलियन ही स्पॉइल कर दिया है, लेकिन बहुत ही हिंट में बात करी है। यहाँ उसने एनविल और हैमर को मेंशन किया है जो दो भाई थे। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया और कौन से दो भाई थे, उनका असली नाम क्या था, ये स्पॉइलर में आता है। तो जब ब्लैक फायर रेबेलियन की मूवी आ जाएगी तब इस पर बात करेंगे। नंबर 9, फिर डंक वॉमिट करता है। हाँ, हीरो ने नर्वस वॉमिट किया है। यहाँ पे हाई फैंटेसी में आपको ये रेयरली देखने को मिलता है। रॉब स्टार्क, जिमी लैनिस्टर या जॉन स्नो को आपने कभी फियर से उल्टी करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन डंक एक रियल पर्सन है, वो टेरिफाइड है। इम्पोस्टर सिंड्रोम उसको खा रहा है। वो सोच रहा है मैं एक्चुअली में नाइट नहीं हूँ, लोग पता लगा लेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। और ये फर्स्ट डे था टूर्नी का, तो वो लड़ने से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस था। नंबर 10, एग उसको कंसोल करता है एक टेक्निकलिटी से। राइट ऑफ फर्स्ट चैलेंज हाई बॉर्न नाइट्स को जाता है, सो यू आर सेफ फॉर नाउ। ये डायलॉग रिवर्सल है पावर डायनेमिक्स का। स्क्वायर नाइट को रूल सिखा रहा है। एग एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज रखता है शिवलरी की, क्योंकि वो लिटरली प्रिंस है। उसको सर राइजलिंग के बारे में भी पता था, वो देखते ही पहचान गया। और डंक डिस्पाइट बीइंग सर डंकन रूल्स के बारे में क्लूलेस है। नंबर 11, एक और डायलॉग यहाँ गोल्ड है, डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स मटेरियल। एग कैजुअली मेंशन करता है, इज इट ऑड दैट आई हैव ब्लैक हेयर ग्रोइंग आउट ऑफ माई स्टोन्स। और यहाँ पर डंक उसको रिप्लाई करता है, इट्स ऑड दैट यू आर टेलिंग मी। ये लाइन
3 काम करती है। सबसे पहला, ब्रदरहुड एस्टैब्लिश करती है क्योंकि ये बातें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही आपस में शेयर करते हैं। दूसरा, एग की एज रिमाइंड कराती है, वो प्यूबर्टी में है, ही इज स्टिल अ किड। और तीसरी चीज, एग यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रहा है, उसको ब्लैक नहीं व्हाइट हेयर्स आ रहे होंगे। नंबर 12, जब एग और डंक मार्केट में जाते हैं एग खरीदने, तब एग्जैक्टली इस फ्रेम में ये हॉर्स दिखाया जाता है जिसकी गर्दन कटी हुई है। अब हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन ये शायद उसी इवेंट की फोरशैडोइंग हो रही थी जो एरियन अपने ओपोनेंट के हॉर्स की गर्दन पर अटैक करके उसको मार देता है। नंबर 13, डंक और एक एल्म ट्री के नीचे बैठकर अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और ये सीन पैरेलल है उस सीन का जहाँ डंक और सर आरलॉन्ग बारिश में एक ट्री के नीचे बैठकर सॉल्ट बीफ खा रहे होते हैं। पर अब सिचुएशन काफी अलग है, वेदर हार्श नहीं है और ब्रेकफास्ट पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, पर उसकी कॉस्ट है एरलॉन्ग की लेगेसी। अगर डंक हारा तो ये थोड़ी बहुत जो लग्जरी है और जो हॉर्सेस है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 14, वैसे टूर्नी में 2 लोगों की फाइट हो रही होती है जिनका नाम होता है सर हम्फ्रे बीसबरी और सर हम्फ्रे हार्डिंग, पर ये असली डिटेल नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली में एपिसोड में आगे चलकर डंक को पता चलता है कि मेकर ने ये टूर्नी अटेंड क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो अपने खोए हुए बेटों को ढूंढ रहा है। और इस सीन में यानी कि इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि मेकर की सीट खाली है। यहाँ पर एशफोर्ड है, ग्विन है, बेलर है, लेकिन मेकर नहीं बैठा हुआ। नंबर 15, टूर्नामेंट ग्राउंड्स पे डंक को प्लमर अप्रोच करता है जो कि मास्टर ऑफ गेम्स है। प्लमर उसको एक ना खोपचे वाले एरिया में लेके जाता है जहाँ किसी भी हाई बॉर्न की नजर ना पड़े। ये जो चॉइस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करप्शन ना शैडोज में होता है, पब्लिक की नजरों में नहीं होता। करप्शन क्या है ये अगली डिटेल में है। नंबर 16, प्लमर डंक को मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच करता है और बदले में रिवॉर्ड्स भी प्रॉमिस करता है। डंक का रिस्पॉन्स बड़ा ही साफ है, आई डू नॉट वांट अ विक्ट्री दैट आई हैव नॉट अर्नड। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन ये डंक की मॉरल कोर को डिफाइन करती है। वो डेस्परेट है, भूखा है, पुअरली इक्विप्ड है, आउटक्लास्ड है, फिर भी वो इजी पाथ रिजेक्ट करता है। ये ट्रू नाइट की फाउंडेशन है, यानी भले ही वो इम्पोस्टर है पर वो एक ट्रू नाइट की सारी क्वालिटीज भी रखता है। और ये जो मैच फिक्सिंग वाला सब प्लॉट है ये बुक्स में नहीं है, इसे शो के लिए ऐड किया गया है। नंबर 17, अब शुरू होता है एक्शन। प्रिंस एरियन टारगेरियन एंटर करता है और उसका एंट्रेंस ना प्योर स्पेक्टिकल है। उसके आर्मर में ब्लैक स्केल्स है, डिमोनिक लगता है बिल्कुल, और हेलमेट पे फ्लेम्स बने हुए हैं। ये डिजाइन चॉइस सरफेस पे कूल लगती है लेकिन इसका डीपर मीनिंग भी है। फ्लेम सिंबलाइज करते हैं एरियन की ऑब्सेशन को। वो बिलीव करता है कि वो ड्रैगन है या ड्रैगन बन सकता है। ये ग्रैंडियोसिटी डिल्यूजन का सिम्टम है और ये आगे होने वाले एक इवेंट का बहुत ही अच्छा फोरशैडोइंग भी है। नंबर 18, यहाँ जब पवेलियन दिखाया जाता है तो वलार के टेंट में तो ड्रैगन्स लगे हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो टारगेरियन है। उसी के साथ यहाँ पे हम्फ्रे हार्डिंग का टेंट है, सर लियोनल बराथियन और लॉर्ड एशफोर्ड के बेटे का भी टेंट है जो मैच फिक्सिंग कर रहा है। नंबर 19, एक बहुत ही सटल चीज हुई है यहाँ पे। जब एरियन का सामना हम्फ्रे हार्डिंग से होता है तो एग बोलता है किल हिम किल हिम। ये देखकर डंक थोड़ा हैरान होता है कि ये यहाँ पे एक प्रिंस को मर्डर करने की बात कैसे कर रहा है। और ये पर्टिकुलर मोमेंट एपिसोड के एंड में और ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि एक्चुअली ये अपने बड़े भाई को ही मरवाने के लिए चीयर कर रहा था। नंबर 20, एरियन डर्टी गेम खेलता है और हम्फ्रे के हॉर्स को ही मार देता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि डंक इस समय ये सीन नहीं देख पा रहा क्योंकि हमने एपिसोड 1 से देखा है कि वो हॉर्सेस को कितना पसंद करता है, उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट करता है, उनसे बातें करता है। और दूसरी तरफ एग को देखो, आंखें फाड़ के देख रहा है, विच शोज कि उसने ऐसी क्रूएल्टी फर्स्ट टाइम नहीं देखी है। ये टारगेट्स पैदा होते ही या तो क्रूएल्टी देखते हैं या फिर सीखते हैं। नंबर 21, डंक और एग फेयर ग्राउंड्स में घूम रहे होते हैं। वहां उनको मिलती है एक वुड्स विच फॉर्च्यून टेलर। डंक उसको अलाउ करता है अपना फॉर्च्यून पढ़ने के लिए। फॉर्च्यून टेलर कहती है यू शैल बी रिचर देन अ लैनिस्टर। डंक हंसता है क्योंकि उसका पर्स जो है वो एम्प्टी है, उसके पास में आर्मर नहीं है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये बड़ा ही एब्सर्ड लगता है, लेकिन आयरनी यहाँ लेयर्स में है। मे बी यहाँ पर कुछ तो फोरशैडोइंग चल रही है क्योंकि डंक पैसों के मामले में रिच बनेगा या किसी और सिंबॉलिक वे में कहा गया है इस बात को। इसके लिए तो आपको ये कहानी आगे देखनी होगी। सेकंड लेयर यहाँ पे ये है कि रिचर दैन अ लैनिस्टर एक स्पेसिफिक बेंचमार्क है। ये कंफर्म करता है कि 209 AC में भी लैनिस्टर्स वेल्थ का गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये कंटिन्यूटी है टाइवन के एरा तक। नंबर 22, फिर फॉर्च्यून टेलर एग की तरफ देखती है और कहती है यू शैल बी किंग एंड डाई इन हॉट फायर एंड वॉर्म्स शैल फीड ऑन योर एशेस एंड ऑल हु नो यू शैल रिजॉइस इन योर डाइंग। अब इसे डिस्कशन ना किया जाए तो ही बेटर है। ये सच है या झूठ कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पॉइलर में आ जाएगा। नंबर 23, अब डंक मिलता है रेमन फॉसोवे से। हाँ, वही बंदा जो एपिसोड 1 में अपने भाई से पिट रहा था। रेमन टारगेरियंस के अगेंस्ट कहता है इंसेस्टियस एलियंस ब्लड मैजिकर्स हु हैव एनस्लेव्ड द रियम। ये ना बड़ी जेनोफोबिक लैंग्वेज है लेकिन पॉलिटिकली थोड़ा करेक्ट भी है। मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। टारगेरियंस वेलेरियन है, फॉरेन कॉन्करर जो ड्रैगन के साथ आए थे वेस्टरोस में। उनके जो कस्टम्स है, सिबलिंग्स के साथ मैरिज, फायर के साथ जो ऑब्सेशन है, ये वेस्टरोसी नॉर्म से फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिफरेंट है। रेमन की रेंट रिवील करती है कि बहुत सारे लॉर्ड्स टारगेरियंस को लेजिटिमेट रूलर्स नहीं समझते, वो उनको एलियंस समझते हैं।
नंबर 24 एक डिटेल है यहाँ पे, रेमन मेंशन करता है मेकर्स यूजलेस थर्ड सन सेंट टू द सिटाडेल। ये बड़ी कैजुअल लाइन लगती है लेकिन बुक रीडर्स कैच कर लेंगे या फिर जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो भी समझ जाएंगे कि ये मेस्टर एमन के बारे में बात कर रहे हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स में नाइट्स वॉच पे थे और ये एग के फेवरेट ब्रदर भी होते हैं। वैसे ये जो सीन है ना ये ठीक उसी टाइम पर एंड होता है जब रेमन फोर्थ सन की बात करने वाला होता है, क्योंकि तभी फोर्थ सन आकर इंटरप्ट ही कर देता है उन दोनों को। नंबर 25 रेमन यहाँ एक बात कहता है, एरियन हिज ऑल स्माइल्स एंड शिवलरी एज लॉन्ग एज हिज फादर्स वॉचिंग। और आज यही हुआ था। एरन ने देखा कि बेलर तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसका बाप वहां नहीं बैठा, तो उसने डर्टी गेम खेलने का प्लान उसी समय बना लिया था। नंबर 26 दूसरी तरफ पपेट शो चल रहा होता है। टेंसिल एक स्टोरी दिखाती है सर सेल्विन ऑफ मिरर शील्ड की, जो एक ड्रैगन को डिफीट करते हैं क्योंकि उनके पास में मिरर वाली शील्ड होती है जिससे वो ड्रैगन को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर मार देते हैं। तो टेंसिल जो पपेट नाइट बन रखी होती है वो ड्रैगन को मार देती है और क्राउड जो है वो चीयर करता है। अब सरफेस पे ये ना बड़ी इनोसेंट फोकलोर लगती है लेकिन मेटाफोरिकली ये डेंजरस पॉलिटिकल कमेंट्री है। ड्रैगन्स टारगेरियन सिंबल होते हैं। एक नाइट ड्रैगन को मारना सिंबॉलिकली बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है ड्रैगन्स के एक्सटिंक्शन का। नंबर 27 वैसे इसके बाद जो होता है उसके एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। एरियन टेंसिल के पपेट शो से ऑफेंड हो जाता है, कहता है कि ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है और टेंसिल की उंगली तोड़ देता है। तभी डंक वहां आता है, उसको बचाने का ट्राई करता है और फिर एंट्री होती है टकले रॉकी भाई की। ये वो मोमेंट है जब हमें पता चलता है कि एग एक्चुअली में टारगेरियन है और वो मेकार का बेटा है, एरियन का भाई है। तो यहाँ एग ने अपनी सबसे प्रीशियस चीज सेक्रीफाइस कर दी, उसकी एनोनिमिटी, और वो भी किस लिए? डंक को बचाने के लिए। ये अल्टीमेट प्रूफ है उसकी लॉयल्टी का। वो डंक के लिए अपनी फ्रीडम दे रहा है यहाँ पे। नंबर 28 जब एरियन उससे पूछता है कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तब एग कहता है आई डिडंट वांट टू लुक लाइक यू। ये डायलॉग ना बहुत सारी लेयर्स कैरी करता है। सबसे पहली, एग एरियन से रिपल्स्ड है, फिजिकली भी और मॉरली भी। दूसरा, एग टेरिफाइड है कि टारगेरियन मैडनेस उसके अंदर भी है, इसलिए वो अपीयरेंस तक चेंज कर रहा है अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए इस मैडनेस से। तीसरा, ये रिजेक्शन है प्रिविलेज का। एग नहीं चाहता कि उसको एरियन जैसा ट्रीट किया जाए। खैर इसके बाद में एपिसोड एंड हो जाता है जहां सब लोग शॉक्ड हैं कि इतने टाइम से एक छोटा सा बच्चा जो डंक के साथ में घूम रहा था वो टारगेरियन प्रिंस है। तो यार आज के इस ब्रेकडाउन में बस इतना ही था। अगर आपको कोई बढ़िया डिटेल मिली हो इस एपिसोड में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। थैंक यू गाइस, दिस इज सुजीत एंड यू आर सुपर पीस।